सतपाल विराजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख कर लेते हैं खबरों का। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 81,466 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,23,03,131 हो गई है। पिछले 6 महीने में सामने आए ये सर्वाधिक नए मामले हैं। आंकड़ों के अनुसार 2 अक्टूबर 2020 को एक दिन में संक्रमण के 81,484 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 469 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,63,396 हो गई है। इससे पहले 6 दिसंबर को 24 घंटे में संक्रमण से मौत के 482 मामले सामने आए थे। आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार 23वें दिन मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 6,14,696 हो गई है, जो कुल मामलों का 5% है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के केस में बेहद तेज रफ्तार से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पुणे में अगले 7 दिन शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों और शादियों में 50 लोगों को अनुमति होगी। यह आदेश शनिवार से प्रभावी होगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। गुरुवार को यहां 43,183 नए संक्रमित मिले हैं। यह किसी भी राज्य में एक दिन में आया कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन में इससे ज्यादा केस दुनिया के सिर्फ 5 देशों में ही हैं। पहले नंबर पर ब्राजील, दूसरे नंबर पर खुद भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका और चौथे नंबर पर फ्रांस है। इसके बाद सबसे ज्यादा केस अकेले महाराष्ट्र में हैं। तो भारत में एक दिन में कोविड-19 के 81,466 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,23,03,131 हो गई है। पिछले 6 महीने में सामने आए ये सर्वाधिक नए मामले हैं। देश में कोरोना को लेकर बिगड़ते हालातों पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए आप। कि लगभग 43,000 से ज्यादा केसेस कल आए। निश्चित रूप से आंकड़े चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में कुछ जिलों में लॉकडाउन है, रात का कर्फ्यू लागू है और वैक्सीनेशन को लेके हमने कल 3 लाख लोगों को टीका लगाया। जितनी ज़्यादा हमें वैक्सीन उपलब्ध होगी उतने ज़्यादा लोगों तक टीका लगाने का पूरा कार्यक्रम भारत सरकार ने तैयार किया है। जिस तरह से परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं उसको लेके आज मुख्यमंत्री महोदय ने बैठक बुलाई है। आगे किस तरह से चीज़ों को नियंत्रित करना है, क्या करना है, चर्चा होगी और फिर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। देखिए, पिछले साल इसी महीने देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि कोरोना महामारी से लड़ेंगे कैसे। भारत ने अपनी क्षमता बढ़ाई, पीपी किट बनाई, मास्क बनाए, वेंटिलेटर बनाए और कोविड वैक्सीन एक नहीं 2-2 बनाई और दुनिया के अलग अलग देशों को देने का काम भी किया। मेरे भारत के लोगों से इतना ही अनुरोध है, अपने भाई और बहनों से, कि जो 45 वर्ष से ज़्यादा की आयु के हैं वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं और साथ ही साथ मास्क भी पहने, 2 गज की दूरी भी अपनाएं, हाथों को भी धोते रहें, क्योंकि बचना भी जरूरी है और दूसरे को बचाना भी जरूरी है। टीका लगवाना भी जरूरी है, टीका जरूर लगवाएं, भारत को भी बचाएं और कोरोना को हराएं। मैंने भी आज वैक्सीनेशन करवाई है, बिल्कुल ठीक हूँ, 2 घंटे हो गए लगभग और आगे भी जितने लोगों ने लगवाया सब स्वस्थ रहें। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही बहुत सारे लोगों की जान ले रही है। हमने पिछले 1 साल में कोरोना के खिलाफ बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी है। ये समय है इस लड़ाई को और मजबूती देने का, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करने का और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचाने का। महाराष्ट्र की वसूली सरकार ने अपनी विफलता को छुपाने के लिए पुणे शहर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इनके मन में आए वे घोषणा करते हैं। आप ही के साथी दल के नेता कह रहे हैं पहले गरीबों के अकाउंट में पैसे डालें, उन्हें कोई पैकेज दे,
उसके पश्चात लॉकडाउन की घोषणा करें। इनके मन मर्जी जैसा आएगा उस प्रकार से फैसले ये लेते हैं। करोड़ों लोगों का रोजगार, उनका घर कैसे चलेगा, इसकी चिंता न करने वाला प्रांत अगर देश में कोई होगा तो वह महाराष्ट्र है। मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके थे, कोरोना का बहुत बड़ा पैकेज दूंगा। महज 1 रुपये का भी कोरोना का पैकेज इस वसूली सरकार ने नहीं दिया और अब जबरन लॉकडाउन थोप करके अपनी विफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार तो पूरी तरह से संभ्रमित है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। और हालात का जायजा लेने में और हालात का विश्लेषण करने में सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, क्योंकि यह हालत कोई अचानक 24 घंटे में या एक रात्रि में पैदा नहीं हुई है। पिछले कई दिनों से इसके लक्षण दिखाई दे रहे थे, ग्राफ बढ़ता जा रहा था और सभी लोग बार बार कह रहे थे कि हालत बिगड़ती जा रही है, सरकार ने कुछ न कुछ कदम उठाना जरूरी है। लेकिन जब ये कहा जा रहा था तब सरकार ने अनदेखा किया। और विशेष तो मुद्दा यह है कि पूरे भारत भर में केवल महाराष्ट्र की हालत यह है, बाकी भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो अकेले महाराष्ट्र में ये क्यों हो रहा है, इसकी ये तलाशने का काम सरकार का था। सरकार के इस पे ऊपर कुछ न कुछ काम आज। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरनामा, खबर से असर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जहां एक ओर किसानों से किए वादे पूरे किए, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का सही मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी एमएसपी पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। गेहूं की बिक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा तय मानकों पर की जाएगी। सभी किसान भाइयों के लिए विशेष निर्देश है कि वे अपने गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके लाएं। गेहूं की अच्छे से मड़ाई व उसाई कराएं। वह किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें। छलने की मदद से कंकड़ पत्थर अलग करके गेहूं बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर लाएं। किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है। किसानों के साथ योगी सरकार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरनामा में हम बात कर रहे हैं देश में बढ़ती कोरोना की रफ्तार के बारे में। लगातार कोरोना तेज गति से देश में फैल रहा है। बड़ी बात यह है कि अब तो रिकॉर्ड मामले जो है दर्ज किए जा रहे हैं। रोजाना जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, उन्होंने चिंता बढ़ा रखी है। न सिर्फ राज्य सरकारों की बल्कि केंद्र सरकार की भी चिंता काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। 81,466 नए मामले सामने आने के बाद तो ये चिंता की लकीरें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर प्रणव काबरा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पेशे से चिकित्सक हैं डॉक्टर प्रणव काबरा जी। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर।
सीधा सा सवाल है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या आप मान रहे हैं? जबकि वैक्सीनेशन भी उतनी ही गति से चल रहा है और लोग वैक्सीनेट हो भी रहे हैं, बावजूद इसके मामलों में कमी ना आना, क्यों है ऐसा? अभी जो हिसाब से मामला बढ़ रहा है, लोगों का वैक्सीन से भरोसा उठ रहा है। जो हमारे पेशेंट अभी आ रहे हैं तो वैक्सीन के लिए जा रहे थे, वो जाने से इनकार कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये है कि लोगों ने बहुत लापरवाही बरती पिछले 2-3 महीने में। उन्हें लगा वायरस चला गया है, पर वायरस से भी सेकेंड फेज जो आया है ये पहले वाले से भी बहुत ज्यादा डरावना और खतरनाक है। पहले वाले जो फेज था वायरस का, उसमें हमें 5 से 7 दिन टाइम मिलता था, पेशेंट सीरियस 8वें या 12वें दिन होता था, 8वें या 10वें दिन होता था। अभी जो सेकंड फेज वायरस का आ रहा है, ये सेकंड थर्ड डे पेशेंट सीरियस हो जा रहा है और ऑक्सीजन भी देने के बावजूद भी वो काम नहीं कर रही। हम अगर हाई फ्लो नेजल कैनुला लगा रहे हैं या मशीन लगा रहे हैं, बाईपैप मशीन लगा रहे हैं, तो वो मशीन भी काफी हद तक काम नहीं कर रही पेशेंट के ऊपर आज की तारीख में। इंजेक्शन रेमडेसिविर निकाला गया, बाकी और भी इंजेक्शन निकाले गए, उसकी एफिशिएंसी भी अभी थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके आ रही है हमारे लिए। एज अ हेल्थ वर्कर वी आर सर्विंग द पीपल। हम ट्राई कर रहे हैं लोगों को समझाए कि जो गवर्नमेंट बोल रही है उसको सुना जाए और उस पर अमल की जाए और अपना ख्याल रखा जाए। वो ये सबसे जो डे 1 से बोला जा रहा था, मास्क पहनिए। मैं भी मास्क पहन के रखा हूँ, बट कमरे में अकेला इसलिए मैंने रखा है बाजू में। मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और सेल्फ हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। सर, सरकार तो अपनी तरफ से लगातार अपील कर रही है, लेकिन बात यह है कि सरकारें जब खुद ही अपनी अपील पर ध्यान नहीं देती तो वो जनता को कैसे संदेश दे सकती हैं? चुनावी राज्यों की स्थिति है, सभी देख रहे हैं किस तरीके से रैलियां हो रही हैं। बीजेपी की बात नहीं है, यहाँ पर तमाम जो वहाँ पर पार्टियां हैं वो सब इसी तरीके से रैलियां कर रही हैं और भीड़ इतनी ज्यादा वहाँ पर होती है। जब आम जनता जो अन्य राज्यों की है ये तस्वीरें देखती है तो वो फिर कैसे अमल कर पाएंगी उनके नियम कायदों पर? बात यहाँ पर यही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब जिस तरीके से आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया गया है, अब सवाल यही उठ रहा है कि वहां पर भी तो लोग भीड़ लगा के बैठे हुए हैं, हमारे काम पर ही क्यों इस तरीके की आफत आती है? बात ऐसी है ना मैडम, कि अगर वॉर होता है 100 सैनिक मरते हैं 1000 में से तो गिना नहीं जाती है। वैसे इधर है, चुनाव हो रहा है तो हमें चुनाव जीतना है, उसमें कुछ लोग मर भी जाएंगे तो आई थिंक फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से मेंटलिटी आई थिंक लोगों की भी हो चुकी है। मतलब पीपल आर सो प्रिपेयर्ड कि कोरोना है तो वो एक्सपायर होने वाला है। मतलब घर वाले भी इतने ज्यादा प्रिपेयर हो चुके हैं आज की तारीख में। हम देखते हैं अगर पेशेंट एक्सपायर हुआ है तो रिलेटिव्स आर ओके, ठीक है पेशेंट चला गया, बिकॉज दे न्यू द कॉज, ये कोरोना है, वो कितना खतरनाक है लोग ये भली बात जानते हैं, तो भी लोग लापरवाही बरतते हैं आज की तारीख में। तो साफ तौर पर लोग अब कन्विंस हो चुके हैं कि कोरोना से किसी तरह का डर नहीं है, अगर हो गया है तो फिर मरना ही है। हाँ, हो गया तो जाना है, हमारा पेशेंट जाएगा। दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ, मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। एक बार डिटेक्ट होता है, बीएमसी लेके जाती है, उनको इलेक्ट्रिक जो क्यूरिनेशन होता है वो कराती है। पीपल आर, मतलब लोगों के चेहरे पे दुख दर्द कुछ नहीं दिखता आज की तारीख पे, बिकॉज मेंटली वो ब्रेन से प्रिपेयर हो चुके। कोविड पॉजिटिव है, हमारा पेशेंट बचा तो हमारा लक है, गया तो हमारा बेड लक है। बिल्कुल डॉक्टर प्रणव, इस मसले पर चर्चा हम ऐसे ही करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े,
ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पुरब शरदा भावना नाल मनाया। 70 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के मसले पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर प्रणव काबरा जी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रणव काबरा जी, एक सवाल मेरा ये है कि जो पुराना स्ट्रेन है वही अभी ज्यादा देखने को मिल रहा है या फिर नए स्ट्रेन भी अब मरीजों में देखने को मिल रहे हैं? काफी ज्यादा वेरिएंट है अभी वाले स्ट्रेन में, काफी ज्यादा चेंजेस है। पहले स्मेल जाता था, टेस्ट ऑफ माउथ जाता था, वो सडनली सीधा पेशेंट ब्रेथलेस हो रहा है। 80% पेशेंट्स आर असिम्प्टोमेटिक, जिनको सिम्टम कुछ भी नहीं है बट दे आर स्टिल पॉजिटिव। और ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं जो सडन ब्रेथलेस हो रहे हैं 1 डे के फीवर के बाद में। अभी मल्टीपल स्ट्रेन देखने मिल रहे हैं हमें आज की तारीख में। मतलब हमें मजबूरन पेशेंट आया है 1 डे का फीवर है तो हम उनको कोविड टेस्ट करा रहे हैं और वो पॉजिटिव आ रहा है। पहले ऐसा नहीं था, बिकॉज क्या हो गया कि लॉकडाउन उतरने के बाद में लोगों ने काफी ट्रैवलिंग कर लिया है, सिटी टू सिटी, इंटरएक्शन सिटी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, तो बहुत ज्यादा बेंगलोर, मल्टीपल मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हुआ है लोगों का। उसकी वजह से ट्रेन के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं और लोग 12 बजे तक घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, दे डोंट हैव सोशल डिस्टेंस एट ऑल, स्पेशली इन द मार्केट्स। उनको लगता है कोरोना 12 बजे उठ के आएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बट पीपल आर टेकिंग इट वेरी लाइटली स्टिल। अभी भी इंडिया में लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि तमाम जो गाइडलाइन दी जा रही है उनका ज्यादा लोग फॉलो उनको कर नहीं रहे हैं, वो वही काम करते हैं जो उन्हें करना होता है। अभी जैसे महाराष्ट्र, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी महाराष्ट्र है जैसे वन ऑफ द कैपिटल फाइनेंशियल सिटी है बॉम्बे, तो अभी हो सकता है 10 दिन में महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरा मुंबई लॉकडाउन कर दे, फिर पब्लिक गवर्नमेंट को कोसेगी तो पूरा को लॉकडाउन कर दिया, हम घर बैठे हैं। तो पहले से अगर लोग समझ जाए कि हमें क्या सावधानी बरतनी है तो गवर्नमेंट तो ढील दे रही है ना। आज की तारीख में धीरे धीरे ट्रेन चालू की है, धीरे धीरे बसेस चालू करी है, ठीक है, लोगों को आवन जावन किया है। अभी स्कूल सारे बंद है और जहां तक मुझे लग रहा है जो हिसाब से ये सेकंड स्टेज है और 2 साल स्कूल खुलने से रहे। बिल्कुल। डॉक्टर प्रणव काबरा, अगर मृत्यु दर के बारे में हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार मृत्यु दर जो है वो ज्यादा है, क्या वाकई में ऐसा है? क्या है ज्यादा मैडम? मृत्यु दर सर, कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है, अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो वो पिछले बार से इस बार ज्यादा नजर आ रही है। वही मैं बता रहा हूँ मैडम कि पहले जहाँ हमें पता था कि अभी उसको टेस्ट ऑफ माउथ गया है, स्मेल गया है, ठीक है, वो 7th डे पे सीरियस होगा, इंटरलेकिन 6 एंजाइम जो है रेज होगा, पेशेंट वन डे फीवर है, पेशेंट सीरियस हो जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जो नए स्ट्रेन हमें देखने मिल रहे हैं, नए केसेस हमें पहली बार लाइफ में देखने मिल रहे हैं। हम भी डॉक्टर है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, और हम भी अभी 1.5 साल से इस वायरस के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने लगे जी। नहीं, सारे नॉर्मल पेशेंट आप देखोगे तो है ही, सारे कोरोना 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 ही घूम रहा है।
बिल्कुल, और वैक्सीनेशन को लेकर जैसा कि आपने कहा भी है कि अब लोगों को ज़्यादा विश्वास रहा नहीं है वैक्सीन पर। अगर मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपसे सलाह लूं, क्या वाकई में वैक्सीनेशन अभी उतनी कारगर साबित हो पा रही है जितना उम्मीद की जा रही थी कि वैक्सीन आएगी तो हम कोरोना संक्रमण की जो ये चेन है उसे ब्रेक कर पाएंगे? वैक्सीन तो एक प्लेसिबो का इफेक्ट कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है लोगों के माइंड में कि हाँ भाई हमने वैक्सीन लगाया तो हम सुरक्षित हो गए। एक बोला ना, एक सांत्वना वाली बात है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने आज पेटेंट करके उसको निकाला है और लोगों को इंजेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो गवर्नमेंट ने उसके अंदर देखा होगा कि ये वैक्सीन सही में काम करेगी, तो ही तो लोगों को दे रहे हो ना। इतना जहाँ एक लॉकडाउन करके 4-4-6-6 महीना लॉकडाउन करके गवर्नमेंट अपना लॉस झेल सकती है, तो लोगों को वैक्सीन देके रिस्क में तो लेके नहीं आएगी। बिल्कुल, वैक्सीन दी और पेशेंट बैड हो गया। पर हाँ, हमारे पास तो पेशेंट आ रहे जो वैक्सीन लगाने के बाद भी पॉजिटिव हो रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं डॉक्टर साहब जिसमें दोनों डोज लग गई हैं वैक्सीन के, उसके बाद भी पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। दोनों डोज के भी पॉजिटिव हो रहे, सिंगल डोज के पॉजिटिव हो रहे। लोगों को क्या लगता है वैक्सीन लग गया तो इम्यून हो गया, पर उसको 2-3 महीना लगता है आपके एंटीबॉडीज बनने के लिए। आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो एवरी बॉडी हैज अ डिफरेंट मेटाबॉलिज्म। तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड। लेमैन, हाँ हमने वैक्सीन लगाया, हम सुरक्षित है। लोगों को ये समझाना भी जरूरी है कि इसको टाइम लगता है, आपको 2-3 महीना ख्याल रखना पड़ेगा। वो फोन पे बोलती है वैक्सीन लगाने के बाद में भी मास्क पहन के रखिए, सिस्टम दूरी रखिए, क्यों बोला जा रहा है? एवरी फोन कॉल पे वो सुनाया जा रहा है, तो भी लोग उसको ऐसे निगलेक्ट करते हैं जैसे एरोप्लेन में जब वो सिखाती है बेल्ट कैसे बांधना है, तो 90% लोग देखते नहीं कि सुरक्षित बेल्ट कैसे बांधना है और मास्क कैसे निकाल के अपनी हेल्प करनी। वैसे ही अभी हो गया है। कोरोना हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, life and death has taken it for granted, and just it's God grace के सब अच्छे से हो जाए और ये साल 2021 में 2020 से भी बुरा ना हो। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से। बिल्कुल सर, एक रिपोर्ट का ये भी हमने देखा है, एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार जो यूथ हैं वो ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से। पिछली बार तो फिर भी ये था कि जो बुजुर्ग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इस बार तो हमारी कंट्री के यूथ सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ मैडम, इस टाइम जो सेकंड फेज आया था तो वो 60+ को टारगेट कर रहा था फॉर 1 वीक। सडनली हमने देखा कि वो 60 के लोअर को भी टारगेट करने लगा है। सेकंड फेज वाज ओनली फॉर 60+ पीपल, जहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि ओल्ड एज लोगों को घर में रखा जाए। पर सडनली 30s एंड 40s एज के लोग भी इसमें कंटामिनेट होने लगे हैं। तो ये वायरस जो है सेकंड फेज वाला बहुत खतरनाक है, मल्टीपल वेरिएंट्स के साथ है इस टाइम, और नहीं ध्यान देंगे तो 2021-2020 से भी बुरा होने वाला था। बिल्कुल, सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। डॉक्टर प्रणव काबरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 81,466 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,23,03,131 हो गई है। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के 234 सीटों पर 6 अप्रैल यानी मंगलवार को वोटिंग होनी है। मौजूदा समय में एआईएडीएमके की सरकार है। इस बार एआईएडीएमके और बीजेपी मिलकर एनडीए गठबंधन के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी 234 सीटों में से महज 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी अपने साथ साथ सहयोगी दलों के सीटों पर भी उनकी जीत के लिए मशक्कत करती नजर आ रही है। यही नहीं, चुनावी घमासान के बीच मोदी सरकार ने सुपरस्टार रजनीकांत को उनके अभिनय के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों का संत महात्माओं को सौंपने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। पीएम मोदी मीनाक्षी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर सियासी संदेश देने की कवायद करते हुए भी नजर आए। साथ ही तमिलनाडु में जातीय कार्ड खेलकर हिंदू मतदाताओं को साथ जोड़ने का दांव भी उन्होंने चला। ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी की ये तमाम कोशिशें क्या अपने सहयोगी एआईएडीएमके की सत्ता में वापसी तय कर पाएगी। दरअसल कन्याकुमारी और तमिलनाडु के पश्चिमी जिलों में बीजेपी ने अपना सियासी आधार मजबूत किया है। कन्याकुमारी में नादर समुदाय और पश्चिमी जिलों में गोंडर समुदाय को बीजेपी अपने करीब लाने में सफल हुई है। बीजेपी दक्षिण तमिलनाडु की अनुसूचित जातियों को आकर्षित करने के प्रयास में है। तमिलनाडु में चुनाव ऐलान से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कानून पारित कर दक्षिण तमिलनाडु की 7 अनुसूचित जातियों को देवेंद्र कुला वेल्लालूर का
दर्जा दिया है। बीजेपी यहां हिंदू नादरों के अलावा पद्मनाभपुरम के रहने वाले एक खास जाति कृष्णा वागाई को जोड़ने की कवायद भी करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी को जातीय कार्ड पर क्या वाकई में सियासी फायदा मिल पाएगा या नहीं। हालांकि ये बात साफ है कि बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर ली जाए। आपको बता दें कि यहां बीजेपी अकेले नहीं लड़ रही है। AIADMK के साथ गठबंधन के तौर पर यहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 234 सीटों में से महज 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। लेकिन हमेशा की तरह जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है वही यहां पर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि चुनाव इस तरीके से लड़ा जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर अपनी जीत हासिल करना चाहती हो और ये भारतीय जनता पार्टी का आखिरी चुनाव हो। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रैली की है और साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से आप AIADMK और बीजेपी नीत गठबंधन को सत्ता में वापसी दिलाएं। आपको बता दें कि बीजेपी अपने साथ साथ सहयोगी दलों की सीटों पर भी उनकी जीत के लिए खासी मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, चुनावी घमासान के बीच मोदी सरकार ने सुपरस्टार रजनीकांत को उनके अभिनय के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया। इसके अलावा बीजेपी ने तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों को संत महात्माओं को सौंपने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया। पीएम मोदी ने मीनाक्षी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर सियासी संदेश देने की कवायद भी की है। MK स्टालिन की अगुवाई में DMK कांग्रेस मिलकर जहां सत्ता में वापसी के लिए बेताब है, वहीं बीजेपी अपनी सहयोगी AIADMK की सत्ता को बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है और पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक रैली कर यहां माहौल बनाने में लगे हुए हैं। वैसे तो तमिलनाडु में बीजेपी 234 सीटों में से महज 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी अपने साथ साथ सहयोगी दलों के सीटों पर भी उनकी जीत के लिए मशक्कत करती नजर आ रही है।
बीजेपी शशिकला फैक्टर की वजह से उत्पन्न हुए संकट को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका पहले ही निभा चुकी है। पहले तो उसने एआईएडीएमके के दोनों धड़ों के बीच दूरी पाटने की कोशिश की, लेकिन जब वह संभव नहीं हो सका तो पार्टी ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। माना जाता है कि बीजेपी ने शशिकला को राजनीतिक परिदृश्य से हटने के लिए राजी किया, जिसके तहत उन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। यही नहीं, चुनावी घमासान के बीच मोदी सरकार ने सुपरस्टार रजनीकांत को उनके अभिनय के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया। बीजेपी ने तमिलनाडु की प्राचीन मंदिरों को संत महात्माओं को सौंपने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया। पीएम मोदी मीनाक्षी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चन कर सियासी संदेश देने की कवायद करते नजर आए। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश कौशिक जी, स्वागत है आपका सर एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार सर, अब हम तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। आप वहां पर फिलहाल बीजेपी और एआईएडीएमके को किस स्टैंड पर इस समय देख रहे हैं? दोनों का गठबंधन है और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर रैली की, रैली में काफी संख्या में भीड़ भी उमड़ी, तो फिलहाल आप स्थिति क्या कुछ देख रहे हैं वहां पर? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है, वहाँ पे बीजेपी का तो कुछ है ही नहीं सही मायने में जी, और सही मायने में जो फाइट है वो तो जो होगी वो डीएमके और एआईडीएमके में होगी। और जो पहले के सर्वे बताते हैं या अभी के भी अगर आप बात करते हैं तो कोई बहुत अच्छे इनके लिए रुझान नहीं है बीजेपी के लिए अभी तक। और वो रुझान का जो जैसा मेरा मानना है, बल्कि ये लोग और नीचे जाते जा रहे हैं। पहले जो पिछला चुनाव था उसमें एआईएडीएमके को जो है वो मिला था करीब 56% के आसपास वोट, ठीक है। और अब जब ये सर्वे हमारे हो रहे हैं कई दिनों से, उन सर्वेज में हम ये देख रहे हैं कि डे बाय डे ये एआईएडीएमके और नीचे जाती जा रही है और डीएमके जो है वो ऊपर जाती जा रही है। और इन्होंने जो अपना सर्वे जो किए थे या जो भी इनके वहाँ के राजनीतिक पंडित जो बोल रहे हैं, उनके हिसाब से एआईएडीएमके अब की बार जो है बहुत मतलब बुरी स्थिति में आने वाली है। और वहाँ क्या है इनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो ये है ना, बीजेपी का के पास तो मुद्दा तो राम और हनुमान और यही चीजें होती हैं। अब वो वहाँ के लोग इन चीजों को कोई खास पसंद करते नहीं है। वो नॉर्थ इंडिया में तो चलाने के लिए करने के लिए वो वहाँ यहाँ के लिए तो ठीक है, यहाँ तो चल गया चलो ठीक है, पर और जगह पे जो है ना वो बात बनती नहीं है। और इसीलिए वहाँ पे जो है इन लोगों का कोई खास मतलब बीजेपी का तो कुछ भी नहीं है, ये मान के चलो। वो एआईएडीएमके के साथ जो मिलकर लड़ रहे हैं एनडीए जिसे हम कह सकते हैं, वो एनडीए भी लगभग मेरे ख्याल में अब बार बिखर जाएगा सारा का ये सारा। बात तो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि उनका वहां पर ज्यादा आधार नहीं है और शायद यही वजह है कि 234 में से महज 20 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। बात यह है कि वो अपने सहयोगी दल के लिए भी इतनी मशक्कत कर रही है, ये अहम है। और जिस तरीके से ये मंदिर का दांव चला है वहां पर, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी वहां पर मंदिर का जो प्रशासन का जो भी काम होता है वो सरकार के हाथ में है। ऐसे में अब ये घोषणा किया गया है, ये वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर दोबारा से वो लोग सरकार में आते हैं, एआईएडीएमके वापस से अगर वहां सरकार बनाती है, तो जितने भी मंदिर हैं उनका संचालन संत महात्माओं को सौंप दिया जाएगा। तो इस दांव को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? बीजेपी के पास मैं कहता हूँ इस मुद्दे के या इन चीजों के अलावा है ही क्या? वो और कुछ कर ही नहीं सकते। वो कुछ ऐसा बात नहीं कर सकते वहां पे कि हम आपको रोजगार दे देंगे, इंडस्ट्री दे देंगे, कुछ अच्छा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना इनके पास। तो इनके पास मुद्दा तो यही है। सब लोग अब मेरे ख्याल में ऑल ओवर इंडिया लोग समझने लगे हैं। नॉर्थ इंडिया में भी शायद अगली बार जो है लोग समझ जाएंगे। पर आप इसको थोड़ा सा इसको अगर हम जोड़ भी दें उन चीजों से, तो वहां पे ऑलरेडी इलेक्शन सेट हो चुका है, एजेंडा ऑलरेडी सेट हो चुके हैं वहां पे। देखो एआईएडीएमके का जो मेन जो थे वो जयललिता जी थी। जयललिता जी के गुजरने के बाद ऐसा लगता था कि शशिकला जो है वो उनकी जगह भरेंगी और वो शशिकला को जेल होगी थी। जेल से आने के बाद उन्होंने ये भी प्लान किया था कि भाई मैं जो है दोबारा से चुनाव जो अपनी अलग पार्टी बना लूंगी, जो कि उनके भतीजे ने या किसी ने बना भी दी थी। तो लेकिन वो फिर बाद में उन्होंने अपना राजनीतिक दाव खेला है या उनकी समझ में आ गया कि भाई मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं ये मान के चल रहा था उस टाइम तक कि शायद ये मजबूत हो जाएंगे, पर वो मजबूती उनके अंदर कहीं नजर नहीं आती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना ये बिछुड़ चुका है, खत्म हो चुका है लगभग। मेरा मानना ये है
और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे 234 सीट में से 118 सीट तो चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि 160 से कहीं ऊपर आएगा डीएमके एंड कांग्रेस जो यूपीए हम जिसे कह सकते हैं। तो उन हालात में ये मंदिर के लिए कहते रहे, वो लोगों को कह दें कि संतों के हाथ में दे देंगे, वहां पे इन चीजों में कोई ज्यादा दम है नहीं, क्योंकि वहां पे अगर आप धार्मिक भावनाओं को भी देखें ना, आप भड़का नहीं सकते। बंगाल में इन्होंने भड़का लिया है, बंगाल में थोड़ा सा किया है इन्होंने, और ये आगे बात बनने वाली वहां पे तमिलनाडु वगैरह में बनने वाली बात नजर आती नहीं है मुझे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश कौशिक जी, आप हमारे साथ जुड़े इस मसले पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी उनसे ले लेते हैं, सियासी दांव पेच उनसे समझ लेते हैं। प्रेम कुमार जी, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की 234 में से 20 सीटों पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का आधार इस समय आप क्या देख रहे हैं, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तमिलनाडु में भी बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए खासी मशक्कत कर रही है। पल्लवी जी, तमिलनाडु में बीजेपी निश्चित रूप से बहुत कमजोर है, और मगर AIADMK के साथ वो चुनाव लड़ रही है। अब AIADMK चूंकि वो एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, उनके पास जयललिता के तौर पर जो नेता थी, इस बार करिश्माई नेता वो नहीं है। तो और दूसरी तरफ जो DMK है, उनके पास स्टालिन जैसा स्थापित नेता है। तो ये बहुत कड़ी लड़ाई है, और उस कड़ी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के तौर पर एक बहुत छोटी सी भूमिका के साथ खड़ी है। अगर वो अपनी उपस्थिति बना पाती है, 2-4 सीटें भी जीत पाती हैं, तो ये उसके लिए तमिलनाडु में पैर रखने की जगह होगी। बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है सर कि कन्याकुमारी और तमिलनाडु के पश्चिमी जिलों में बीजेपी ने अपना सियासी आधार मजबूत करने की कोशिश की है, और कुछ हद तक इन कोशिशों में बीजेपी कामयाब होती हुई भी दिख रही है। ये तो चुनाव नतीजे से तय होगा कि वो कामयाब हुई या नहीं हुई जी। मगर हाँ, वो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो गंभीरता से लेना होगा, चाहे वो DMK लड़े या उनके सहयोगी कांग्रेस लड़े, उनको गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी को लेना होगा। और रजनीकांत को जिस तरीके का पुरस्कार अभी मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म अभिनेता रजनीकांत को मोदी सरकार ने चुनावी घमासान के बीच देने का जो ये वादा किया, घोषणा किया, इसका कुछ असर देख पाएंगे आप आने वाले समय में? देखिए, बहुत लोकप्रिय नेता अभिनेता है रजनीकांत जी। वो एक पार्टी लेकर के भी आ रहे थे, बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया, चूंकि एक कोविड के कारण भी वो बहुत परेशान हुए, और स्वास्थ्य कारण देकर के उन्होंने राजनीति में कदम नहीं बढ़ाया। तो लेकिन चुनाव के समय में रजनीकांत को दादा साहब फाल्के मिल रहा है, तो इस पर उंगलियां उठ रही हैं, उठेंगी, मगर वहाँ के सियासी हलके में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, राजनीतिक नुकसान कोई उठाना नहीं चाहते कि वो रजनीकांत को फिल्म दादा साहब फाल्के देने के अगेंस्ट में बोले। विरोध में बोलने का दम किसी राजनीतिक दल में नहीं होगा, इतना बड़ा कद है रजनीकांत का। तो ये इसी चीज का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाई। आपको याद होगा कि इस बार जो भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न देने में भी आपको बंगाल देखा गया था कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, असम देखा गया था कि असम में चुनाव होने वाले हैं, आपको भूपेन हजारिका असम से, प्रणब मुखर्जी बंगाल से, उन सबको भारत रत्न दिया गया था। तो ये राजनीतिक फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी देखती रही है, सम्मान में भी देखती रही है। ये इंटेलेक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत सही बात नहीं है, लेकिन चुनाव में आप जानते हैं कि साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का पालन जो है करते हैं राजनीतिक दल, और कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तमिलनाडु में मंदिर की जिम्मेदारी की मांग लंबे समय से संत समाज करता रहा है। ऐसे में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि अगर सत्ता वापसी होती है तो जितने भी मंदिर हैं उनकी कमान संत और महात्माओं को सौंप दी जाएगी। ये फैक्टर काम करेगा? देखिए, मंदिर से जुड़ी हुई बातें या कोई भी धार्मिक बातें अगर चुनाव घोषणा पत्र में है तो असर तो करेगा। आपका कहना सही है, निश्चित रूप से असर करता है, जनता को असर डालता है, इसीलिए ये बातें चुनाव में डाली जाती है। लेकिन चुनाव आयोग को ऐसी चीजों पर रोक लगाना चाहिए कि खुलेआम घोषणा पत्र में वो इस तरह से धार्मिक बातें करें। इवन मंच से आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में चंडी पाठ हो रहा है, या खुलेआम जय श्री राम के नारे का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। इन सबको रोकने के लिए चुनाव आयोग को आना पड़ेगा
नहीं तो ये क्या हो रहा है, तो कहने की किताबी बातें हो गई कि धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये इसको अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग है। मैं इससे फेल्योर मानता हूँ चुनाव आयोग का कि अगर घोषणा पत्र में धार्मिक बातें शामिल की जा रही। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, ऐसा भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये पूरी कोशिश की थी कि शशिकला को राजनीतिक परिदृश्य से हटाया जाए और इसके लिए शशिकला को राजी भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, शशिकला अगर जेल से निकलने के बाद चुनाव में आती तो एक तो उनके लिए समय बहुत कम था कि वो फिर से आ पाती, क्योंकि जेल जाने से पहले जहां वो पार्टी में सर्वे सर्वा थी और मुख्यमंत्री की बागडोर जिनके हाथों में सौंप कर गई थी, वो सब के सब पाला बदल चुके थे। और चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे तो उनके लिए ये शशिकला एक सरदर्द के रूप में होती अगर वो फिर से आकर के नए सिरे से गठबंधन को डिस्टर्ब करती या AIADMK को डिस्टर्ब करती। तो इस वजह से उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो जिससे कि वो नुकसान वाली बातें नहीं हुई गठबंधन को। तो निश्चित रूप से इसमें भूमिका रही होगी भारतीय जनता पार्टी की। इसको इस बारे में कोई दावे से नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जो सर्कमस्टांसेस हैं उस हिसाब से लोग कहते हैं कि उनको राजनीति से बाहर रखने में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही है। साथ ही तमिलनाडु में जातीय कार्ड खेलकर भी यहां बीजेपी की कोशिश रही है कि हिंदू मतदाताओं को साथ जोड़ लिया जाए। इस दांव को किस तरीके से आप देख रहे हैं? हालांकि जातीय कार्ड हर राजनीतिक पार्टी खेलती है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में क्योंकि कोशिश कर रही है बीजेपी कि जैसे तैसे वो अपनी कोई भूमिका बना ले या फिर अपना आधार वहां पर स्थापित कर ले, तो ऐसे में ये दांव किस तरीके से आप देख रहे हैं? तमिलनाडु के सियासत में जाति लेकर बीजेपी नहीं पहुंची है। तमिलनाडु की सियासत तो जाति के आधार पर ही होती रही है। आप देखिए, द्रविड़ का नेतृत्व करने वाली DMK शुरू से ही द्रविड़ का नेतृत्व की है और इसके विपरीत दूसरी पार्टी जो है AIADMK वो दूसरे धड़े का नेतृत्व करती रही है। तो ये जातिगत संगठन बेसिकली इनका आधार जातिगत ही रहा है। लेकिन अब है कि जैसे कोई पार्टी हमारे देश में कोई पार्टी अगर पिछड़ों के लिए मानी जाती है, जैसे आप देखेंगे यूपी में BSP है, समाजवादी पार्टी है, तो पिछड़े उनके वोट बैंक बेसिक होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने आधार को सामाजिक रूप देते हैं और फिर शासन में आ पाते हैं जब जनता स्वीकार करती है। उसी तरीके से तमिलनाडु में भी ये सियासत है। तो बीजेपी पर यह इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो जातिगत राजनीति कर रही है। वहाँ जातिगत राजनीति के आधार हैं और बहुत पहले से रहे हैं। ठीक है प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की 234 सीटों पर 6 अप्रैल यानी मंगलवार को वोटिंग होनी है। मौजूदा समय में AIADMK की सरकार है। इस बार AIADMK और बीजेपी मिलकर NDA गठबंधन के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस और DMK मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि तमिलनाडु में किसकी सरकार बनती है। और इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू।